अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स, इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ज़मीन है वो सूरज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है। तो आंसर पे जाते हैं और देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हों और उनका टेम्परेचर एक जैसा हो और किसी भी सिस्टम में से दूसरे सिस्टम की तरफ हीट फ्लो ना हो रही हो, एक जैसा दोनों का टेम्परेचर सेम होने की वजह से, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जो सूरज का टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है ज़मीन के मुकाबले में, जिसकी वजह से जो हीट फ़्लो करती है वो सूरज से ज़मीन की तरफ फ़्लो करती है। अब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए सूरज से जो उसको हीट मिलती है, लेकिन ज़मीन का टेम्परेचर सूरज से मिलने वाली हीट की वजह से बढ़ता नहीं है। तो किस वजह से नहीं बढ़ता? तो पहली जो वजह है वो ये है कि सारी की सारी जो हीट मिलती है ज़मीन को वो एक ही टाइम पे नहीं मिल रही होती। इसका मतलब ये है कि ज़मीन के एक हिस्से पर जिस वक्त दिन होता है तो वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, जबकि जिस हिस्से पर रात होती है वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती, जिसकी वजह से ज़मीन के टेम्परेचर में इजाफ़ा नहीं हो रहा होता। और इसके साथ साथ ज़मीन जो सूरज से रेडिएशंस वसूल करती है उसका कुछ हिस्सा जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में यानी कि फ़िज़ा में चला जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इन दोनों रीज़न्स की वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर है उसमें इजाफ़ा नहीं होता और ज़मीन और सूरज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होते। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ ब्लॉक विद अ होल इन इट इज़ हीटेड, why does not the material around the hole expands into the hole and make it small। क्वेश्चन ये है कि जब एक ब्लॉक को जिसके अंदर एक सुराख होता है उसको हीट किया जाता है, तो जो मटेरियल होता है उस सुराख के इर्द गिर्द वो उस सुराख के अंदर फैल क्यों नहीं जाता, एक्सपेंड क्यों नहीं हो जाता, जिससे वो होल छोटा क्यों नहीं हो जाता। तो इसका आंसर ये है कि जब एक ब्लॉक को जिसके अंदर एक सुराख होता है, होल होता है, उसको हीट किया जाता है तो मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें इजाफा हो जाता है और जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड पर कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, टकराना शुरू कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो ब्लॉक है वो फैलना शुरू कर देता है सारी डायरेक्शंस में होल के अक्रॉस, यानी वो जो सुराख होता है उसके तमाम अतराफ़ में जो ब्लॉक है वो बराबर जो एक्सपेंड कर रहा होता है, बराबर तौर पर फैल रहा होता है। अब ये जो एक्सपेंशन हो रही होती है उस ब्लॉक के अंदर, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एक तरह से जो ब्लॉक है उसमें खिंचाव पैदा हो रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि जब मटेरियल फैल रहा होता है तो मालिक्यूल्स जो होते हैं वो भी साथ साथ फैल रहे होते हैं। अब जो सुराख है उसके अक्रॉस जो मालिक्यूल्स हैं जब वो फैल रहे होते हैं तो वो सुराख को भी बाहर की तरफ धकेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो होल होता है उसका जो डायामीटर है, उसका जो कुतर है, उसकी जो मोटाई है, उसमें भी इजाफा हो रहा होता है। अब जो फैलाव हो रहा होता है ब्लॉक के अंदर वो तीनों डायरेक्शंस में, तीनों तरफ में एक जैसा हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लॉक के जो साइज़ है उसमें भी इजाफा होता है तीनों डायरेक्शंस में, और वो जो इजाफा हो रहा होता है तीनों डायरेक्शंस में वो बराबर हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल होता है ब्लॉक के अक्रॉस वो फैल रहा होता है और जो होल है उसके साइज़ में इजाफा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि होल बजाय सिकुड़ने के, चूँकि ब्लॉक के साइज़ में इजाफा हो रहा होता है तो होल का जो साइज़ है उसमें भी इजाफा हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ थर्मोमीटर इज़ प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, विल इट रीड द टेम्परेचर ऑफ द एयर और द सन और समथिंग एल्स। क्वेश्चन ये है कि एक थर्मोमीटर को बराह रास्त सूरज की रोशनी पर रखा गया है, तो क्या ये जो टेम्परेचर है वो हवा का नोट करेगा, सूरज का नोट करेगा या किसी और चीज़ का नोट करेगा। तो जब थर्मोमीटर को सीधा बराह रास्त सूरज की रोशनी पर रखा जाता है तो शुरू में ये हवा का टेम्परेचर, जो इर्द गिर्द की हवा होती है उसका टेम्परेचर नोट करता है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये सूरज का टेम्परेचर नोट करेगा। तो एक आम थर्मामीटर जो है वो सूरज का टेम्परेचर नोट नहीं कर सकता, क्योंकि थर्मामीटर और सूरज के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला पाया जाता है।
अब टेम्परेचर, ये जो थर्मामीटर है इसको अगर ज़्यादा देर के लिए धूप के ऊपर रखा जाएगा तो ऐसी सूरत में जो टेम्परेचर होगा इर्द गिर्द की हवा का, उससे ये ज़्यादा टेम्परेचर नोट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो सूरज की रोशनी होगी वो बराह रास्त पड़ रही होगी, तो सूरज की रोशनी बराह रास्त पड़ने से जो टेम्परेचर ये दिखा रहा होगा ये एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि इर्द गिर्द के टेम्परेचर के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर containing hydrogen gas will leak more quickly than if it is containing oxygen. Why? क्वेश्चन ये है कि एक गैस सिलेंडर जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस हो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हाइड्रोजन गैस उसमें से खारिज होगी उसके मुकाबले में जिस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस होगी। तो आंसर ये है कि हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है वो बहुत ही छोटा होता है ऑक्सीजन मालिक्यूल के मुकाबले में। मालिक्यूलर मास जो होती है वो हाइड्रोजन की वो 12 AMU होती है, जबकि ऑक्सीजन की 32 AMU होती है। अब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है यानी कि लीक होने की शरह होती है, सिलेंडर में से गैस के खारिज होने की जो शरह होती है, ये मालिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/m अंडर रूट के। इसका मतलब ये हुआ कि जिस गैस की जो मालिक्यूलर मास है वो कम होगी, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, लीक होने की जो शरह होगी, खारिज होने का जो तनासब होगा वो ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन गैस चूँकि उसकी जो मालिक्यूलर मास है वो बहुत कम है ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में बहुत ही तेज़ी के साथ गैस सिलेंडर में से खारिज होगी। 5 है, व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ अ रूम इन विच एन एयर कंडीशनर इज़ लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। एक कमरे के टेम्परेचर के साथ क्या होता है, टेम्परेचर में कमी होती है, इजाफा होता है, या टेम्परेचर उतना ही रहता है जब उस कमरे के दरमियान में एक टेबल के ऊपर एक एयर कंडीशनर को चलता हुआ छोड़ दिया जाता है। तो आंसर ये है कि जो टेम्परेचर होता है उस कमरे का वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो एसी है जो कि कमरे में से हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है वो उसी हीट को उसी कमरे में ही खारिज कर रहा होता है, जिसकी वजह से कमरे के टेम्परेचर में इजाफा होता है। आम तौर पर एसी क्या करता है, एसी का काम क्या होता है कि वो कमरे में से हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है और कमरे के बाहर उस हीट को एक्सपेल कर देता है, खारिज कर देता है, जिसकी वजह से कमरे का जो टेम्परेचर है उसमें कमी आ जाती है और कमरा ठंडा हो जाता है। लेकिन इस केस में जितनी वो हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है उतनी हीट वो एक्सपेल भी कर रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर ये क्वेश्चन ज़हन में आता है कि कैसे कमरे का टेम्परेचर जो है उसमें इजाफा होगा। हालांकि जितनी हीट वो ऑब्ज़र्व कर रहा है उतनी हीट वो एक्सपेल भी कर रहा है, यानी खारिज भी कर रहा है। तो इसका आंसर ये है कि जो एसी का कंप्रेसर काम कर रहा होता है ये हीट को एक्सपेल करने के लिए, यानी कि हीट को खारिज करने के लिए एसी का कंप्रेसर जो काम कर रहा होता है ये वर्क डन भी हीट एनर्जी में चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है उससे ज़्यादा ये हीट खारिज कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो कमरे का जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो जाता है। तो इसका आंसर ये होगा कि जब एक एसी को कमरे के दरमियान में एक टेबल के ऊपर रख कर चलता छोड़ दिया जाता है तो ऐसी सूरत में कमरे के टेम्परेचर में इजाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज़ द प्रेशर इन द एयर इन ऑटोमोबाइल टायर इंक्रीजेज इफ़ द ऑटोमोबाइल इज़ ड्रिवन फॉर अ व्हाइल। पूछा ये जा रहा है कि एक गाड़ी के टायर में जो प्रेशर होता है वो उसमें इजाफा क्यों हो जाता है जब गाड़ी को थोड़ी देर के लिए चलाया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि जब एक गाड़ी को चलाया जाता है, ऑटोमोबाइल को चलाया जाता है, तो जो उसका टायर होता है और जो रोड की सतह होती है, सड़क की जो सतह होती है, उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है। ये जो फ्रिक्शन होती है ये हीट एनर्जी पैदा करती है, जिसकी वजह से टायर गर्म हो जाता है। अब ये जो हीट एनर्जी पैदा हो रही होती है ये हवा के मालिक्यूल्स को मिल रही होती है, जो हवा के मालिक्यूल्स टायर के अंदर मौजूद होते हैं। जब उनको ये हीट एनर्जी मिलती है तो हीट एनर्जी क्या करती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर देती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है तो वो बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं और इतनी तेज़ी के साथ मूव करने की वजह से वो एक दूसरे के साथ और टायर की दीवारों के साथ बहुत ही तेज़ी के साथ टकराते हैं, यानी कि कोलाइड कर रहे होते हैं। अब ये जो
इंक्रीज़ रेट ऑफ कोलिजन होता है, यानी टकराव की जो शरह होती है ये जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है टायर की दीवारों के ऊपर ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। और यूँ हम ये कहते हैं कि जब गाड़ी थोड़ी देर के लिए चलती है तो जो प्रेशर होता है टायर के अंदर उसमें इजाफ़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन रिमूविंग द वाल्व द एयर एस्केपिंग फ्राम अ साइकिल ट्यूब कूल वाई। क्वेश्चन ये है कि जब हम एक साइकिल ट्यूब का वाल्व को हटाते हैं तो उसमें से जो खारिज होने वाली हवा होती है वो ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है? आंसर ये है कि साइकिल ट्यूब के अंदर जो हवा होती है वो बहुत ही हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर साइकिल के अंदर भरी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जगह थोड़ी होती है, जगह थोड़ी होने की वजह से जो हवा होती है उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। अब जब वाल्व को खोला जाता है तो जो बाहर वाला टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है बाहर वाला, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम होता है और जो ट्यूब के अंदर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हवा होती है वो अंदर से बाहर की तरफ तेज़ी के साथ खारिज हो रही होती है। अब चूँकि ये बहुत ही तेज़ी के साथ खारिज हो रही होती है तो इस अमल के दौरान ना तो हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर यानी साइकिल ट्यूब के अंदर दाखिल हो रही होती है और ना ही उसमें से खारिज हो रही होती है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस होता है ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं और वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू जो है वो चेंज इन हीट एनर्जी है। क्योंकि जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, ना तो हीट एनर्जी इंटर हो रही है ना ही हीट एनर्जी जो है वो खारिज हो रही है, लीव कर रही है सिस्टम को, तो ऐसी सूरत में जो चेंज इन हीट एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। तो डेल्टा क्यू को ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बन जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल है चेंज इन वर्क डन। यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है उसके साथ नेगेटिव साइन है। ये जो नेगेटिव साइन है ये इस बात को शो कर रहा है कि जो सिस्टम काम कर रहा है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से काम कर रहा है। अब इंटरनल एनर्जी की वजह से काम हो रहा है, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में कमी वाक़ई हो रही है। जब इंटरनल एनर्जी में कमी वाक़ई होती है तो ऐसी सूरत में जो टेम्परेचर होता है वो सिस्टम का कम हो जाता है। और जब यहाँ पर सिस्टम क्या है, गैस है, तो गैस का टेम्परेचर जब कम होगा तो वो ठंडी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में जब साइकिल ट्यूब का वाल्व खुलता है उसमें से खारिज होने वाली हवा ठंडी होती है, तो वो इसी वजह से ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी हमने खामियां लिखनी हैं। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, खामियां। तो इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो 3 हैं यहाँ पर। पहली है कि ये जो प्रोसेस होता है उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि किस डायरेक्शन में जो प्रोसेस है वो प्रोसीड कर रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पर यह हमें ये नहीं बताता कि जो प्रोसेस है आया कि वो फिजिबल है या नहीं है, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये होगा भी या नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जो पावर लॉस का जो कंसेप्ट होता है, जो ताकत का जो ज़िया है उसका जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस, ये जो लॉ है ये हमें कहता है जी कि हर जो प्रोसेस है वो 100% एफिशिएंट है, यानी उसकी कारकर्दगी जो है वो 100% होती है और हीट एनर्जी जो है वो किसी सूरत में भी ज़ाय नहीं हो रही होती। और जो प्रोसेस होता है वो 100% जो है वो एफिशिएंट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितनी हम एनर्जी दे रहे होते हैं उतनी हमें एनर्जी हासिल नहीं हो रही थी, क्योंकि उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या हो रहा होता है, खारिज हो रहा होता है। तो ये हैं इसकी 3 जो लिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज़ इट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट इज़ फ्री फ्राम थर्मल पोल्यूशन। क्या ऐसा मुमकिन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक कि एक ऐसा हीट इंजन बनाया जाए जिसमें थर्मल पोल्यूशन ना हो? थर्मल पोल्यूशन ना होने का मतलब है कि हीट एनर्जी उसमें पैदा ना हो और जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में ज़ाय ना हो रही हो।
तो इसका आंसर होगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसा हीट इंजन बनाया जाए जिसमें थर्मल पोल्यूशन ना हो। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ऐसे कुछ कहेंगे कि जो हीट एनर्जी होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जिसको सोर्स कहा जाता है, वहाँ से वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है। इसका कुछ हिस्सा वो मैकेनिकल वर्क में चेंज करता है, यानी काम करता है इससे, और बाकी जो हिस्सा होता है इस हीट एनर्जी का वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी कि वो सिंक की तरफ भेज देता है। अब ये जो सिंक होता है ये आमतौर पर फ़िज़ा होती है, एटमॉस्फेयर होता है। अब इससे क्या होता है कि वो जो कुछ हिस्सा एनर्जी का, हीट एनर्जी का, वो सिंक की तरफ भेजता है, तो उसकी वजह से जो इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का या सिंक का, उसमें इजाफा हो जाता है। इसका मतलब है कि वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो थर्मली पोल्यूटेड हो जाता है, यानी उसके टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है। अब अगर हम ये कहें जी कि थर्मल पोल्यूशन जो है वो ज़ीरो, यानी कि हीट एनर्जी बिल्कुल भी सिंक की तरफ ना जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो इंजन है जो वो हीट एनर्जी ले रहा है सोर्स से, वो सारी की सारी जो है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 100% हो जाए। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में ऐसा हीट इंजन बनाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कैन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस बी ज़ीरो और इन्फिनिटी, कैन स्पेसिफिक हीट बी नेगेटिव। स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या किसी गैस की स्पेसिफिक हीट ज़ीरो हो सकती है या इन्फिनिटी हो सकती है या फिर स्पेसिफिक हीट नेगेटिव हो सकती है। तो पहले तो हम देखते हैं आंसर में कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है। तो एक गैस के सिस्टम जिसमें n नंबर ऑफ़ मोल्स हों, उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है C इज़ इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई n डेल्टा T। इसको हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब पहला जो पूछा जा रहा है कि ज़ीरो स्पेसिफिक हीट हो सकती है, तो 1 में है ज़ीरो स्पेसिफिक हीट। अब अगर हमारे पास जो प्रोसेस है वो एडिबैटिक हो, यानी कि ना तो हीट एनर्जी सिस्टम में इंटर कर रही हो ना ही सिस्टम से लीव कर रही हो, यानी खारिज हो रही हो, तो ऐसी सूरत में डेल्टा क्यू को ज़ीरो रख देंगे। तो इक्वेशन 1 जो होगी वो होगी C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू के ज़ीरो डिवाइडेड बाई n डेल्टा T। ज़ीरो को नीचे वाली टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा ज़ीरो। तो एडिबैटिक जो प्रोसेस है उसके केस में जो C होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। दूसरे नंबर पर इन्फिनिट स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो जो स्पेसिफिक हीट होगी वो इन्फिनिटी होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो सिस्टम का चेंज नहीं होता, यानी डेल्टा T ज़ीरो होता है। तो इक्वेशन 1 में डेल्टा T ज़ीरो पुट करें, C इज़ इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो। अब नीचे वाली टर्म ज़ीरो है, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई ज़ीरो, तो नीचे वाली टर्म अगर ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़ीरो होती है। आखिरी जो है वो है नेगेटिव स्पेसिफिक हीट। नेगेटिव स्पेसिफिक हीट के बारे में हम कहेंगे कि नेगेटिव जो स्पेसिफिक हीट होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होती है ये क्या करती है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि एक यूनिट मास, किसी भी बॉडी की जो यूनिट मास होती है उसके टेम्परेचर में इजाफा करती है 1 केल्विन। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में इजाफा उसी सूरत में होगा जब बॉडी हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगी। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और जो स्पेसिफिक हीट है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव नहीं रहेगी। अभी होगा इस क्वेश्चन का लास्ट, इस यूनिट का लास्ट। अच्छा, इस यूनिट का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। एन इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड अ हीट इंजन working between 27 degree centigrade and 227 degree centigrade having an efficiency of 45%. Is the claim valid? Why? क्वेश्चन ये है कि एक इन्वेंटर है, इन्वेंटर मतलब इजाद करने वाला, बनाने वाला, उसने एक इंजन बनाया है और उसके बारे में वो दावा कर रहा है कि ये काम करता है 27 डिग्री और 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसकी एफिशिएंसी 45% है। तो क्या उसका ये जो दावा है ये ठीक है या नहीं है? तो हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, देखते हैं कि 45% बनती है या नहीं बनती। तो पहले जो सोर्स का टेम्परेचर होगा T1 वो 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में चेंज करें तो इसमें 273 केल्विन ऐड करेंगे तो 500 केल्विन आ जाएगा। जो सिंक का टेम्परेचर T2 है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 ऐड करते हैं तो 300 केल्विन बन जाएगा। एफिशिएंसी ईटा फाइंड करनी है। अब जैसे कि ईटा किसके इक्वल है, 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। वैल्यूज पुट करें, 1 -
T2 है 300 और T1 है 500। तो 300 डिवाइड बाई 500 करेंगे तो 1 माइनस 0.6 आएगा। 1 माइनस 0.6 0.4 आता है। परसेंटेज जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो ऐसे होगी कि किसको हम 0.4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो एफिशिएंसी होगी वो 45% होगी। अब जो इन्वेंटर है वो कहता है कि इसकी एफिशिएंसी 45% है, जबकि हमने देखा कि इसकी जो एफिशिएंसी बनती है वो 40% बनती है। तो इसका मतलब है कि उसका क्लेम जो है वो वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, ये थे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। मैंने इन सब को डिस्कस भी कर दिया और आपके लिए नोट्स भी यहाँ से तैयार हैं। आप याद भी कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम यूनिट्स के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनकी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसका लिंक मैं दे देता हूँ। वहाँ से आप सारी यूनिट्स के आप जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस को आप देख सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।